दुविधा में पड़ी हुई झांक रही गर्व से, जीवन का जय चुने या बच रहे नर्क से। दुशासनों की भीड़ में विलुप्त अब पार्थ है, चौसर पे हैं पीढ़ियां, शासन धृतराष्ट्र है। न्याय की गुहार में अपने अपने स्वार्थ हैं, नपुंसक बना हुआ अब भ्रमित पुरुषार्थ है। नमस्कार, समथिंग इन बिटवीन के 107 एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है। गैंग रेप का शिकार हुई हाथरस की बेटी को आखिरकार मीडिया में जगह मिल गई। जगह तब मिली जब भीषण दरिंदगी की शिकार हुई 20 वर्षीय बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। जब तक जिंदगी और मौत से जूझती रही तब तक मीडिया ने इस मामले को तवज्जो नहीं दी। वह भी तब जब गैंग रेप पीड़िता के साथ हैवानों ने रोंगटे खड़े कर देने वाली क्रूरता बरती। वह भी तब जब मानवीयता को शर्मसार कर देने वाली इस घटना के शुरुआती 10 दिनों तक पुलिस कान में तेल डाले सोती रही। दुष्कर्म की जगह हत्या की कोशिश का मामला दर्ज कर मामले को टालती रही। इस घटना पर मीडिया और राजनीतिक व्यवस्था की भूमिका पर बात करने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि घटना वाले दिन पीड़िता के साथ आखिर क्या हुआ। पीड़िता के भाई के मुताबिक हाथरस की बेटी के साथ जघन्य तरीके से गैंग रेप किया गया। गैंग रेप के बाद उसकी जीभ काट ली गई, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। हालत इतनी बीभत्स थी कि पीड़िता के शरीर का एक भी अंग काम नहीं कर रहा था। उसे सबसे पहले पास के स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। यहाँ हालत में सुधार के कोई लक्षण नहीं दिखने के बाद उसे अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में दाखिला कराया गया। यहाँ 13 दिनों तक वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत से जूझने के बाद उसे राजधानी के सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। इसी अस्पताल में सोमवार को पीड़िता जिंदगी की जंग हार गई। अब इस घटना पर सबसे पहले पुलिस की भूमिका पर बात करते हैं। इतनी बड़ी और शर्मसार कर देने वाली घटना के बावजूद पुलिस शुरुआती 10 दिनों तक चुपचाप बैठी रही। गिरफ्तारी तो दूर, घटना की ना तो गंभीरता से जांच की और ना ही किसी से कोई पूछताछ ही की। इतना ही नहीं, शुरुआती 10 दिनों तक चुपचाप बैठी रही पुलिस ने इस मामले में महज हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया। दुष्कर्म की धाराएं तब जोड़ी गई जब पीड़िता ने 10 दिन बाद मरणासन स्थिति में इशारों में अपने साथ हुई दरिंदगी संबंधी बयान सर्किल ऑफिसर के समक्ष दिया। सवाल है कि पुलिस ने तत्काल पीड़िता को मेडिकल क्यों नहीं कराया? अगर कराया था तो तत्काल अभियुक्तों के खिलाफ गैंग रेप की धारा क्यों नहीं जोड़ी गई? पुलिस अब भी नहीं बता रही कि पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट में किन किन बातों की पुष्टि हुई है। सवाल एक और है कि मीडिया इतनी भीभत्स घटना पर मुंह में दही जमाए क्यों बैठी रही? सिर्फ इसलिए कि पीड़िता दलित थी और इस मामले में टीआरपी हासिल होने की गुंजाइश नहीं के बराबर थी? या फिर यह कि गैंग रेप के सभी 4 आरोपी सवर्ण जाति से हैं? या सारा कुछ सरकार के इशारे पर दबा दिया गया? दरअसल इस घटना की जांच के मामले में ही लापरवाही नहीं हुई, बल्कि पीड़िता के इलाज में भी लापरवाही बरती गई। शनिवार को पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद कहते हैं, मैं शनिवार को वहां गया था। मैं लगातार शासन प्रशासन से पीड़िता के बेहतर इलाज के लिए उसे एम्स में भर्ती कराने की मांग करता रहा, मगर सरकार ने एक नहीं सुनी। मुझे लगता है कि पीड़िता की मौत के जिम्मेदार न सिर्फ गैंग रेप करने वाले दरिंदे हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश की सरकार भी उतनी ही ज्यादा जिम्मेदार है। बहरहाल, जैसा कि हमेशा होता आया है, पीड़िता की मौत के बाद सियासत शुरू हो गई है।
नाराजगी से बचने के लिए राज्य की योगी सरकार ने पीड़िता के परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। अब तक इस मामले में करीब करीब सोया रहा विपक्ष अब योगी सरकार पर हमला कर रहा है, वह भी जमीन पर उतर कर नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर ट्वीट के जरिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पीड़ित परिवार से फोन पर बातचीत की है। पीड़ित परिवार को 3-4 दिन के अंदर मुलाकात का भरोसा दिया है। मायावती, अखिलेश यादव सहित विपक्ष के तमाम नेताओं ने ट्विटर को ही हमले का माध्यम बनाया है। कभी कभी ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने लोकतंत्र और देश की सियासत को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इसी माध्यम के कारण सियासी दल आंदोलन का रास्ता भूल गए। बहरहाल अब बात पूरे मामले में मीडिया की भूमिका की, उस मीडिया की जो इस समय अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में टीआरपी के खेल में उलझा हुआ है, जिसके एजेंडे में ना तो लाखों की संख्या में आंदोलन कर रहे किसान हैं और ना ही हाथरस की बेटी का मामला। इससे पहले कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान मीडिया ने लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूरों के अमानवीय पलायन से भी दूरी बना ली थी। खास तौर से टीवी मीडिया सुशांत की मौत के मामले में एनसीबी की जांच में ड्रग्स लेने के आरोपों का सामना कर रहे बॉलीवुड की हस्तियों के बारे में देश को पल पल की खबरें बता रहा है। यह मीडिया सरकार से यह भी नहीं पूछ रहा कि 3 एजेंसियों की जांच सुशांत की मौत की गुत्थी सुलझाने की थी, मगर पूरी जांच बॉलीवुड में चरस गांजा के खपत पर जाकर क्यों अटक गई। ये वही मीडिया है जिसने राजधानी में हुए निर्भया कांड मामले में आसमान सिर पर उठा लिया था। दरअसल मीडिया खुद को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताते हुए गर्व से फूला नहीं समाता, मगर यही मीडिया इसकी विवेचना नहीं कर सकता कि आखिर क्यों उसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने का गौरव प्रदान किया गया था। दरअसल इसके पीछे की वजह समाज और सामाजिक सरोकारों के प्रति मीडिया की भूमिका थी। भले ही संवैधानिक तौर पर मीडिया को चौथे स्तंभ का दर्जा हासिल नहीं है, मगर इस मीडिया के पास लोकतंत्र के 3 स्तंभों कार्यपालिका, न्यायपालिका और संसद की निगरानी की जिम्मेदारी थी। इनके पास इन तीनों ही स्तंभों के गलत सही फैसलों और कार्यशैली पर निगाह रखने की जिम्मेदारी थी। कुल मिलाकर मीडिया पर समाज का भरोसा था और यही भरोसा 3 स्तंभों पर दबाव बनाने का काम आता था। अब वही मीडिया कहीं टीआरपी के दबाव में है तो कहीं अपना एजेंडा पूरे करने के होड़ में लगी है। रही सही कसर सरकार के दबाव ने पूरी कर दी है। क्योंकि पहली शर्त टीआरपी है, इसलिए टीआरपी हासिल करने के लिए खास तौर से टीवी मीडिया किसी भी हद तक जाने को तैयार बैठी दिखती है। निर्भया कांड पर इस टीवी मीडिया ने इसलिए आसमान सिर पर उठाया क्योंकि इसमें टीआरपी हासिल करने की सभी तरह की भरपूर संभावना थी। जिसके साथ गैंग रेप हुआ और राजधानी की थी, सुदूर गांव की दलित नहीं बल्कि देश की राजधानी के मध्यम वर्गीय परिवार की थी। फिर उसके साथ हुई क्रूरता संवेदना खड़ी कर टीआरपी हासिल करने का अवसर दे रही थी। जबकि हाथरस की बेटी दलित थी, वह ना तो मध्यम वर्गीय परिवार से थी और ना ही उसका कोई रसूख ही था। जाहिर तौर पर इसलिए हाथरस की बेटी को मीडिया में आने का मौका हासिल करने के लिए जिंदगी की जंग हारनी पड़ी। दरअसल ये हमारे समय का विभत्स और अमानवीय दौर है। एक एक कर देश की सारी संस्थाएं ध्वस्त होती जा रही हैं। इन पर लोगों का भरोसा खत्म होता जा रहा है। चाहे सीएजी, चुनाव आयोग हो या फिर सुप्रीम कोर्ट, सभी संवैधानिक संस्थाएं विश्वसनीयता के संकट से गुजर रही हैं। ऐसे समय में जब संवैधानिक संस्थाएं ध्वस्त हो रही हों, बहुमत की सरकार अराजक होने के रास्ते पर हो और विपक्ष
सोया हुआ हो, तब मीडिया की जिम्मेदारी बढ़नी चाहिए थी। मीडिया को आगे बढ़कर लोकतंत्र के चौथा स्तंभ होने का दायित्व निभाना चाहिए था, मगर दुर्भाग्यवश सरकार, विपक्ष और संवैधानिक संस्थाओं से पहले ही खुद मीडिया ही विश्वसनीयता और भरोसे के संकट से गुजर रहा है। मीडिया एक ऐसे अजीब और शर्मनाक होड़ में उलझी है जिसका उसके कर्तव्य से दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है। नमस्कार।